चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ने से पहले हमको लोगों को क्या करना होगा? एक सर्किट बनाना होगा। तो सर्किट में अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जिधर बड़ा लाइन रहता है, बिग लाइन रहता है, उधर प्लस होता है, और जिधर स्मॉल लाइन होता है उधर माइनस होता है। तो अप्लाइड कर दिए वोल्टेज भी, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है R। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए रजिस्टर, जब हम इस रजिस्टर में, सर्किट के रजिस्टर में क्या किए हैं? करंट पास करवाए हैं। द थर्मल एनर्जी ऑफ रजिस्टर इंक्रीजेस, मतलब क्या हो जाएगा? जब हम थर्मल एनर्जी मतलब करंट दिए हैं किस में? रजिस्टर में, तब उनका क्या हो गया? थर्मल एनर्जी रजिस्टर का बढ़ गया। देखिए क्यों बढ़ा? तो आप यहाँ क्या किए हैं? पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। नहीं, पोटेंशियल अप्लाई किए हैं तो इस केस में इस डायरेक्शन में क्या हुआ? करंट पास किया है। इसी करंट पास करने के कारण थर्मल एनर्जी रजिस्टर का क्या हो गया? बढ़ गया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज भी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ लगा देंगे, तो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो क्या हुआ? पोटेंशियल चाहे यहाँ हो कि यहाँ हो, सेम होगा। तो बिटवीन द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज भी, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज भी एंड करंट आई पासेस थ्रू इट, इससे क्या हो रहा है? करंट आई पास कर रहा है इट। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हैं यहाँ क्या किए? पोटेंशियल अप्लाई कर दिए हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा? एग्जिस्ट करने लगेगा ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t। तो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किस पर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? t सेकेंड में। तो टाइम क्या लेंगे यहाँ? यहाँ मान लेते हैं टाइम इन सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर सकते हैं? वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, मतलब W इक्वल टू वी क्यू जूल। ठीक है, अब आप जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, और चार्ज W बराबर वी क्यू जूल। अब हम चार्ज को लिख सकते हैं आई टी, तो यही लिख दिए चार्ज को यहाँ आई टी, और भी रहेगा। और आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होगा? आई आर होगा, फिर क्या है? आई टी है, तो हम क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर टी। तो यही वर्क डन मेरा किस में चेंज हो जाता है? तो आप कहेंगे हीट में। द वर्क बाय द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द रजिस्टर। ये जो फील्ड द्वारा जो वर्क किया गया है वही चेंज हो जाता है किस में? थर्मल एनर्जी ऑफ रजिस्टर का, मतलब रजिस्टर का थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा थ्रू द ऑसिलेशंस विथ द लेटिस। मतलब जो हम कंडक्टर लेते हैं वो मेटल का बना हुआ रहता है, और मेटल में क्या होता है? लेटिस होता है, और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने के कारण क्या करता है?
कोलिजन करता है और जिसके कारण थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है। किसका? रजिस्टर का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। दिस थर्मल एनर्जी, देखिए, दिस थर्मल एनर्जी इज जनरली रेफर्ड टू एज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। यही जो थर्मल एनर्जी है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर एंड इज डिनोटेड बाय एच। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एच से। तो वर्क डन ही मेरा चेंज हो जाता है किस में? थर्मल एनर्जी में। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज थर्मल एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर में राइजेज। अगर हम किसी वस्तु में अगर हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब हीट ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हीट ज़्यादा होने का कारण क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया तो रजिस्टर से टेम्परेचर किस में जाने लगा? सराउंडिंग में। इट मे देन ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, मेनली आपको देखिए W जो है यही चेंज हो गया है H में, और I² RT लिख सकते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं, एक बार मेरा करंट वेरीज करेगा, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। दूसरा केस में R कांस्टेंट हो जाएगा और R और I कांस्टेंट हो जाएगा, तो T मेरा वेरीज करेगा नहीं। और तीसरा केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में I और T कांस्टेंट कर देंगे, नहीं तो R वेरीज करेगा। यही बता रहा है यहाँ। देखिए, द हीट प्रोड्यूसेस in a given resistor, heat produces in a given resistor क्या है आपका? given है। in a given time proportional to square of the current। तो यहाँ समझना है, R क्या है आपका? कांस्टेंट है, कुछ भी मान लीजिए 2 ओम, और एंड गिवन टाइम भी क्या है आपका? कांस्टेंट। तो मान लेते हैं 10 सेकेंड। मान सकते हैं ना? मान सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब देखिए, H इजकल टू हम लोग जानते हैं I² RT, यही जानते हैं। तो R और T दोनों मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट। समझ में आ गया? द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रजिस्टर इन ए गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट इन इट। सो H इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब दूसरा आते हैं, सेकेंड लॉ। क्या कह दिया है इसमें कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रजिस्टर क्या है? R क्या है गया? कांस्टेंट हो गया। बाय ए गिवन करेंट भी क्या है आपका? कांस्टेंट है। इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करेंट एग्जिस्ट इन इट। तो समझिए, R क्या है आपका? कांस्टेंट। नहीं, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, 2 ओम, और आपका
गिवन करंट है तो करंट भी कांस्टेंट है। क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। सो H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए आर और आई और आर कांस्टेंट है, सो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यही तो बोल रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रजिस्टर बाय ए गिवन करेंट, आर भी कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करेंट एग्जिस्ट इन इट। सो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हुआ। अब थर्ड वन देखते हैं, द हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor by a given current in a given time is proportional to its resistance। अब क्या कहा इस केस में? इस केस में आपको कह दिया है रजिस्टर में प्रोड्यूस हो रहा है क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या गिवन है। समझिए, एक तरह से गिवन करंट है, करंट क्या है आपका? गिवन है, और टाइम भी क्या है आपका? गिवन है, प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस, मतलब हीट प्रोड्यूस। तो हम लोग जान गए आपका आई दिया हुआ है, कुछ भी दिया होगा कांस्टेंट, कुछ नंबर होगा ना, मान लेते हैं 7 एम्पियर, और दूसरा टाइम कांस्टेंट। कुछ भी मान सकते हैं, 20 सेकेंड मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं ऑब्वियस। सो हम लोग जानते हैं H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, यही ना जानते हैं। अब देखिए I क्या है आपका? कांस्टेंट है, और T भी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका आई स्क्वायर का भी कुछ मान होगा, T का भी कुछ मान होगा, इससे हम करके रख देंगे, एक कांस्टेंट आएगा, और हम इसको लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू R। तो हम समझ गए। तो ओम्स का तीनों लॉ, मतलब जूल्स का तीनों लॉ हम लोग देख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इससे हम लोग जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपको कंपटीशन के लिए भी आवश्यक है और बोर्ड के लिए भी आवश्यक है। अगर एक आपको सर्किट दे दे और पूछ दे फाइंड द हीट डेवलप इन ईच ऑफ द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर इन 1 मिनट, तो यहाँ 3 रजिस्टर हैं, देख लीजिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं 3। यहाँ 1 ओम है, ये 3 रजिस्टर है। ठीक है, तो इस केस में हम जानते हैं H इजक्वल टू, तो अगर पहला के लिए सोचेंगे तो I1 स्क्वायर R1 T हो जाएगा, टाइम तो सभी के लिए सेम ही रहेगा। फिर H2 के लिए I2 R2 T, यही हो जाएगा। और H3 के लिए क्या हो जाएगा? I3 का स्क्वायर R3 T। अब हमको इसमें अगर हम पहला का जो हीट निकालेंगे, देखिए टाइम तो हमको है, R भी हमको है, लेकिन I1 नहीं है। ठीक है, दूसरा के लिए भी वही है, R2 तो है, T भी है, T कितना? 1 मिनट मतलब 30 सेकेंड, लेकिन I2 नहीं है। फिर क्या है आपका I3, तो वास्तव में जो I करंट आएगा वही यहाँ से निकलने के बाद इसमें जाएगा, तो I3 इजकल टू I होगा, लेकिन I3 भी नहीं मालूम है, R3 मालूम है और T मालूम है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी
अगर कंबाइंड सर्किट दिया हो तो पहले सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पोटेंशियल गिवन है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको गिवन क्या है, देखिए गिवन है क्या है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है कितना 1 मिनट है ना, 1 मिनट इजकल टू कितना 60 सेकेंड हो गया। अब पोटेंशियल दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ कितना 9 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए हमको पहले फाइंड करना है, क्या क्या चीज़ फाइंड करना पड़ेगा, आई मतलब टोटल सिस्टम में करंट कितना होगा ये ना, फिर आपका I1 कितना होगा, ठीक है I1 कितना होगा। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ इसमें I1 होगा और इसमें क्या होगा I2 होगा, और ये देखिए रहे हैं कि ये I3 की जगह क्या हो गया, ये जितना मेन करंट होगा वही इससे पास कर रहा है तो I से ही काम चल जाएगा। तो I1 इजकल टू वाट और I2 इजकल टू वाट, हमको इतना चीज़ आ जाएगा तो हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, देखिए इस केस में देख रहे हैं जो आपका सर्किट है, जो आप सर्किट देख रहे हैं इस तरह है, तो ऊपर वाला में 6 ओम है और नीचे में 3 ओम है, कितना है 6 ओम और नीचे में 3 ओम, यही ना है। और आप जानते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना पैरेलल के लिए, ठीक है। तो हम इसको R1 माने हैं और इसको R2 माने। तो पहले R इक्विवेलेंट इजकल टू एक फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 R2, अब इससे भागा देंगे ये बच जाएगा R2 प्लस R1 बच जाएगा। सो एक चीज़ बताते हैं, इसको उल्टा देंगे नहीं ऊपर ले जाएंगे R इक्विवेलेंट, तो ये भी ऊपर चले जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अगर दिक्कत है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर ले जाइए इसको गुना कर दीजिए, अब फिर क्या करेंगे बराबर के साथ लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक स्टेप ऐसे लिखते हैं R इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2 इजकल टू R1 इंटू R2, ठीक है। इसको ऐसे गुना कर देंगे और फिर क्या करेंगे R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 इंटू R2 बाई ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यही लिख दिए। तो अब जान गए हैंस R इक्विवेलेंट इजकल टू क्या हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि ये R1 है कितना 6 ओम और R2 है मेरा 3 ओम, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 18/9 इजकल टू 2 ओम। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अब देखिए ऊपर में आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका पूरा का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 2 ओम। अब यहाँ फिर से उसी सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको इजी हो जाएगा। जो अभी R इक्विवेलेंट आया है, ये जब दोनों को सॉल्व किए हैं, नहीं जो मेरा 6 ओम और 3 ओम था उसको सॉल्व किए हैं, नहीं होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 ओम, हो गया। अब देखिए फिगर को गौर से, यहाँ कितना है ये इक्विवेलेंट, जो देखिए जो हमारा फिगर था इस तरह फिगर था ना, यही फिगर था हम लोग का, यहाँ था ये 6 ओम था और ये कितना था
3 ओम था और ये 1 ओम था और यहाँ 9 वोल्ट दिए हुए। तो जब इसका हम क्या किए, पैरेलल वाला फार्मूला लगाएं, नहीं पैरेलल वाला फार्मूला लगाएं समांतर क्रम समूहन वाला, तो आपका कितना हो गया, तो 2 ओम हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 1 ओम हो गया और यहाँ 9 वोल्ट है। अब देखिए ये जो है रेजिस्टेंस है 2 ओम वाला और ये ओम 1 वाला, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, समांतर क्रम में है। नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए नहीं लिख सकते हैं, ये 2 ओम और 1 ओम और ये क्या है 9 वोल्ट है। तो अब हम क्या किए, दोनों का सीरीज में है तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना। नहीं अगर आपको यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये लिखेंगे 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू कितना हो गया, लिखेंगे 3 ओम। तो ये मेरा कितना हो गया, 3 ओम हो गया और यह 9 वोल्ट है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं वास्तव में हमको ये करंट चाहिए था, आई अब निकलेगा तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर। ये आर इक्विवेलेंट क्या है, फाइनल है, तो मान लेते हैं इसको आर। तो V हमको गिवन है कितना 9 और आई निकालना है, आर कितना है 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3i इक्वल टू 9, सो आई इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3 एम्पियर। समझ में आ गया, तो हमारा आई आ गया। देखिए तो जो हमको निकालना था ये करंट आ गया कितना 3 एम्पियर। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको, अब आप I1 और I2 कैसे निकालेंगे, I1 और I2 कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं, कभी भी अगर दो रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 और R2, दोनों अगर पैरेलल में हो, क्या हो पैरेलल में हो, तो देखिए इससे करंट कितना होगा I1 पास करेगा और इससे करंट I2 पास करेगा और यहाँ करंट कितना रहेगा I रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमको देखिए यहाँ जितना वोल्टेज मिलेगा, देखिए जितना वोल्टेज है तो I1 R1 जितना वोल्ट पे है उतना ही वोल्ट पे I2 R2 है। या आप क्या कर सकते हैं, क्रिकॉप्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। इन क्लोज लूप क्या होता है, जीरो होता है, तो दोनों तरफ से हम सोच सकते हैं। तो इस केस में अगर हम क्लोज लूप के लिए क्रिकॉप्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे I1 R1 इक्वल टू I2 R2। नहीं समझ में आया, क्लोज लूप कहता है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर इस डायरेक्शन में हम लिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव। I2 R2 पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0, सो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ये हो गया। ठीक है, अब आपको और एक चीज बताते हैं, हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है I आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। अब हमको टोटल करंट मालूम है। देखिए यहाँ से हम I1 का मान रख सकते हैं, तो I1 इजकल टू I2 R2 बाय R1 लिख सकते हैं। तो जहाँ I1 है वहाँ हम लिख सकते हैं R2 बाय R1 I2 प्लस I2, ये लिख सकते हैं। सो I इजकल टू लिख सकते हैं I इजकल टू, फिर I2 कॉमन ले लेते हैं, R2 बाय R1 प्लस 1 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ I इजकल टू I2, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, R2 प्लस R1 बाय, पहले तो R1 हुआ नहीं, अब फिर क्या किए, इसे डिवाइड किए तो 1 बचा, यहाँ गुना कर दिए, फिर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, फिर 1 से डिवाइड किए, यहाँ R1 हो गया और जोड़ दिए। सो I इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बराबर I2 R2 प्लस R1, सो I2 R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया, I R1, सो I2 इजकल टू R1 I बाय R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास I मालूम हो, R1 और R2 मालूम है, तो हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं करंट I2। ठीक है, उसी प्रकार देखिए I2 का मान, देखिए I2 का मान अगर हम इसमें रख दें, किस में, यहाँ आकर के रख दें, ये बराबर है ना I1 R1 इजकल टू I2 R2। अगर हम I2 का मान रख दें तो I1 नहीं निकल जाएगा। तो अब हम लोग देख लिए I2, तो I2 इजकल टू क्या हो गया, R1, देखिए I2 इजकल टू क्या हो गया मेरा, R1 I बाय R1 प्लस R2, ये हो गया। अब देखिए फिर हम जानते हैं I1 R1 इजकल टू कितना, I2 R2, सो I1 R1 इजकल टू I2 R1 I बाय, ये तो मेरा किसका मान हुआ, I2 का, फिर मेरा R2, फिर R1 प्लस R2। देखिए ये मेरा I2 का मान R1 I बाय R1 प्लस R2 इतना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, I1 इजकल टू लिखेंगे R1 इंटू R2 इंटू टोटल का I बाय R1, पहले लिखिए यहाँ R1 प्लस R2 बाय, गुना में जाएगा R1, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि I1 इजकल टू R2 I बाय R1 बाय R2। तो अब ये एक बार आपको समझा दिए तो अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब कोई भी पूछ देगा, देखिए I2 जब कब पैरेलल में जुड़ा हो, I2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, फिर टोटल करंट से गुना कर देंगे और R1 प्लस R2 लिख देंगे। उसी तरह I1 जब लिखेंगे तो यहाँ R2 हो जाएगा और टोटल करंट बटा R1 प्लस R2।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है सो बताइए। तो हम लोग देखें सर्किट में जो है टोटल करंट कितना हुआ आपका, टोटल करंट 3 एम्पियर। कितना आया है, 3 एम्पियर आया है ना, ये आ गया। अब हमको चाहिए कौन सा, तो आपको हम बोल रहे थे क्या निकालना है, I1 I2 निकालना है। तो देखिए जो हमारा फाइनल में जो ऊपर में सर्किट दिया हुआ था यही सर्किट है ना, ये 6 ओम है और ये आपका 3 ओम, ठीक है, और ये 1 एम है। यहाँ जो आई है वो आया हमको कितना, 3 एम्पियर, ये 9 वोल्टेज वोल्ट है। अब देखिए इसका करंट हमको निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है। तो अभी हम आपको बताए हैं I1 जब निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 टोटल I बाय R1 प्लस R2। ये इस फार्मूला को आप याद रख लेंगे। उसी तरह I2 इजकल टू R1 I बाय R1 प्लस R2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो टोटल हम निकाल चुके हैं करंट 3 एम्पियर है। सो I1 इजकल टू, देखिए R2 मेरा कितना है 3 है ना, R2 देखिए इसको हम माने हैं ये मेरा R2 और ये मेरा R1 है, ठीक है। और इसी में ले रहे हैं करंट, तो R2 इजकल टू कितना हो गया 3 हो गया और करंट 3 है टोटल करंट। अब R1 प्लस R2, R1 कितना है 6 है और R2 कितना है यहाँ 3 है। सो 9 बाय 9 इजकल टू कितना हो गया, कितना हो गया बताइए 1 एम्पियर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखिए टोटल करंट हमको मालूम है, या अब देखिए I2 भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए I2 के लिए मेरा फार्मूला में क्या होगा, R1 होगा, R1 कितना है 6 है। फिर नीचे में तो पहले हम देख लिए। अब देखिए करंट, टोटल करंट कितना है 3 आया, ठीक है। और टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 6 प्लस 3 ये 18 बाय 9 हुआ और कितना हुआ 2 एम्पियर हुआ। और इसको इसे भी हम कर सकते थे। देखिए ये टोटल करंट कितना है I इजकल टू I1 प्लस I2 और ये 3 था और I1 कितना आया है 1 आया है, 3 में से 1 घटा देते हैं। सो ये 2 I2, सो I2 इजकल टू कितना 2 एम्पियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक सो बताइए। तो अब हमको सभी चीज आ गया है, आ गया है ना। अब हमको क्या करना है, हीट प्रोड्यूस्ड या हीट डेवलप इन द रेजिस्टेंस R1 ये लिख सकते हैं, नहीं हीट डेवलप in 6 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं तो ये जो आपका R1 हुआ है कितना 6 ओम और I1 कितना आया है, देखिए ऊपर में I1 कितना आया है बताइए, I1 कितना आया है ऊपर में देखिए I1 कितना है, तो आप कहेंगे 1 आया है ना 1 एम्पियर।
सो H1 इक्वल टू I स्क्वायर R1T। तो देखिए I का मान कितना है 1 स्क्वायर, R का 6, T तो आप देखे हैं 1 मिनट था। सो T इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये ना लिखेंगे। सो ये जो है कितना हो गया आपका, तो H1 इक्वल टू कितना हो गया 360 जूल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बताइए। उसी तरह मेरा H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे I2 का होल स्क्वायर R2T, ये ना होगा। I2 मेरा कितना है 2 एम्पियर है, और R2 तो कितना है अब 3 है, और ये 60 है। ये 4 हो गया इंटू 3 इंटू 60, ये तो 720 जूल होगा। कितना होगा 720 जूल होगा। ठीक है, अब हमको फाइनल में एक और रजिस्टर था ना जो आपका सर्किट दिया हुआ था, ये इसी तरह था। एक रजिस्टर क्या था आपका 1 ओम वाला भी था, इसका भी हीट निकालना होगा ना। ये आपका 6 ओम था, और ये कितना है 3 ओम है। फर्स्ट वाला में करंट आया है I1 का मान 1 एम्पियर और I2 का 2 एम्पियर, और इस सिस्टम में I इक्वल टू कितना 3 एम्पियर। तो ये क्या हो गया I इक्वल टू कितना 3 एम्पियर ही होगा ना। तो फिर अब 4 किसके लिए 4 1 ओम के लिए करंट I का मान कितना 3 एम्पियर। सो H मान लेते हैं 3, तो I स्क्वायर R T। ठीक है, तो इस केस में I 3 का स्क्वायर ये न होगा, और आपका R का मान 1 ओम और T का मान 60। ठीक है, तो H3 का मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे 540 जूल। कितना 540 जूल। कोई दिक्कत है सो बताइए, इसमें है कोई दिक्कत? नहीं नहीं है। अब देखिए, अगर आपको कहीं नोट करके समझाते हैं। देखिए, अगर नोट, ये तो मेरा जितना भी रेजिस्टेंस था दोनों सब क्या था, 2 पैरेलल में था, एक सीरीज में था। अगर कहीं ऐसा दे दे फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकेंड रेजिस्टेंस दोनों क्या हो सीरीज में, क्या हो दोनों सीरीज में है। तो ये मान लेते हैं R1 और ये R2। अब देख रहे हैं कि जितना करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा उतना ही करंट सेकेंड रेजिस्टेंस से भी पास करेगा, ये ना होगा। और वोल्टेज सेम है, और टाइम भी क्या होगा सेम होगा ना। इस जितना समय इस समय तक करंट R1 से पास होगा उतना ही समय तक R2 से पास करेगा। नहीं, अगर इस केस में हमको यही क्वेश्चन पूछेगा कि हीट जो है फर्स्ट केस में क्या होगा, तो आप कहेंगे I स्क्वायर R1T होगा, ये फर्स्ट केस में। और आपका सेकेंड केस में, मतलब सेकेंड रेजिस्टेंस में हीट कितना होगा H2 इक्वल टू I स्क्वायर R2T। ठीक है, सो H1 इज टू H2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताइए।
हम लिखेंगे आई स्क्वायर R1T बाय आई स्क्वायर R2T। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। सो H1/H2 इक्वल टू R1/R2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इससे होगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना है? तो अगर इसी तरह हमको दे दे, क्या दे दे? मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस ये 1 ओम दे दे, दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम दे दे और एक सर्किट से जोड़ दे, यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दे। इस केस में हीट प्रोड्यूस H1/H2, तो कहेंगे हम देख चुके हैं R1/R2 के बराबर होगा 1/2। नहीं समझ में आया? हम लोग अभी देखें H1 इक्वल टू जितना करंट इसमें पास होगा तो आई स्क्वायर, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस आई स्क्वायर RT होता है ना, तो R1 और T, फिर H2, फिर क्या लिखेंगे? I तो दोनों के लिए सेम है, R2 गलत डिफरेंस है, लेकिन T दोनों के लिए सेम है, ये कट जाएगा। सो R1 का मान कितना है? 1 ओम है और R2 का 2। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए समझ में आ गया है तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।